सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शनिवार का दिन है और एक बार फिर से आपकी वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर, जिसके अंदर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं 22 जुलाई से 27 जुलाई के वो डिस्कस करेंगे। कुछ बजट की भी झलकियां देखेंगे हम लोग एंड विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभिनव बिंद्रा की न्यूज में थे, ओलंपिक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए फिलहाल। हम लोग बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, इंडियन फुटबॉल टीम की एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल करंट अफेयर के सेशन में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। सो अंत तक बने रहिएगा, दैट्स व्हाट आई कैन सर्टनली से, एंड सर्टनली शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस सेशन का भरपूर फायदा ले सके। बिफोर आई मूव अहेड विद द सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमेशा बोलते हो सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आकाश देव जी के बूस्टर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यू विल बी इजीली फाइंडिंग इट देयर। तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड दिस टेलीग्राम चैनल। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता ही हूं कि सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए गए छोटे छोटे प्रयासों का ही एक सम है, एक योग है। तो आप मेहनत जारी रखें, मेहनत करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कंटेंट यू गेट ऑन दिस चैनल। यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट्स अपलोड की जाती है हर वीकेंड पे, यानी कि शनिवार सुबह को आपको ये वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर जरूर मिलती है जो कि आपको अप टू डेट रखती है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं उनको आपके समक्ष रखा जाता है। मैं पूरी कोशिश रहती है कि आपको बढ़िया तरीके से अपडेट यहाँ पर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहली जो न्यूज है हमारी आज वो अभिनव बिंद्रा से जुड़ी है। अभिनव बिंद्रा, मैं बता दूं आपको, इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। ये बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज है। जब 2008 में शूटिंग में, राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग यानी कि चाइना के ओलंपिक्स में, तो बहुत बड़ा वो दिन इसलिए था क्योंकि उससे पहले आज तक इंडिया में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में किसी ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ऑफ कोर्स हॉकी के अंदर हम लोग गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन वो टीम स्पोर्ट था। तो पहली बार किसी ने अगर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है तो वो अभिनव बिंद्रा है। और ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर। आज से 50 साल पहले लगभग जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने स्टार्ट किया था ओलंपिक ऑर्डर। ये जो प्राइज दिया जाता है बेसिकली क्यों दिया जाता है? जो ओलंपिक की मूवमेंट है, जो ओलंपिक की वैल्यूज है, जैसे एक्सेलेंस, रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, जो उसके ऊपर खरा उतरता है या उन वैल्यूज को प्रमोट करता है, उसको ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये अभी नहीं मिलेगा इनको, अगस्त के अंदर जो फंक्शन है वहां पे मिलेगा अगले महीने। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि अभिनव बिंद्रा को ये बहुत बड़ा एक अवार्ड मिलने वाला है। ये आप याद रखिएगा, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर इसको कहा जाता है, ये इनको मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप में है वहां पे बेस्ड है। यू शुड नो अबाउट दैट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। वैसे मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट मत लो क्योंकि यू आर ऑल गोइंग टू गेट द पीडीएफ, तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। वैसे स्क्रीनशॉट आप तब लेते हैं जब आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे तो रेडिली पीडीएफ मिल ही रहा है, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे बढ़े। Moving ahead, I would like to talk about very interesting thing. Again, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने क्या अनाउंस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की, कंप्यूटर गेम्स की हम लोग बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आईओसी ने अनाउंस किया है जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगी उनको कौन होस्ट करने वाला है, उसकी मेजबानी किसको दी गई है। उसकी मेजबानी जो है या आयोजन जो है वो दिया गया है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो इनॉग्रल यानी कि फर्स्ट एडिशन ऑफ ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स करेगा। कब करेगा? 2025 में करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ये हमें पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू होस्ट द इनॉग्रल या फर्स्ट एवर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो होने वाली है दुनिया में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब करेगा, कौन करेगा, ये मैंने आपको बताया। सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल क्या है? रियाद कैपिटल है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जेद्दा, बट देन कैपिटल इज रियाद, ये आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज सऊदी अरेबिया फॉर यू। तो ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरेबिया। क्लियर? नाउ
काफी लोग इसको कई चीजों के साथ लिंक कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि सऊदी अरेबिया इस समय अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कवायद में है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया कितना ऑयल डिपेंडेंट है, तो वो जो तेल के ऊपर उसकी डिपेंडेंस है, जो बहुत ज्यादा निर्भर है वो तेल के ऊपर, तेल के व्यापार के ऊपर, उससे अपना ध्यान हटा के वो टूरिज्म की तरफ भी जाना चाहता है, वहां से पैसा भी कमाना चाहता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैचेस में भी विजिट सऊदी अरेबिया, विजिट सऊदी अरेबिया लिखा होता है, वो स्पॉन्सर करते हैं ऑफ कोर्स, इसीलिए ताकि अलग अलग जो पार्ट्स है सऊदी अरेबिया के वहां पे लोग जाएं, एक्सपीरियंस करें, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया को भी उससे फायदा होगा। क्लियर। मूविंग हेड में फिर से आईओसी की बात करना चाहता हूं, बिकॉज इन्होंने सॉल्ट लेक सिटी जो उत्था की है, मतलब जो यूएसए में ऑफ कोर्स, उसको बोला है कि 2034 की जो ओलंपिक विंटर गेम्स होंगी उसकी मेजबानी आप करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वैसे, जैसे अभी रिसेंटली 2022 में बीजिंग ने विंटर ओलंपिक्स करवाई, उसके बाद 4 साल बाद ऑफ कोर्स विंटर ओलंपिक्स होंगी 2026 में, ये मिलान में होंगी, कॉर्टिना में होगी जो कि इटली में है। उसके बाद 4 साल बाद 2030 में फ्रेंच एल्प्स जो है उस वो करवाएगा, ऑफ कोर्स फ्रांस में जो फ्रेंच एल्प्स है। एंड फाइनली जैसे कि आप जानते हैं फिर 4 साल बाद 2034 में लेक सिटी उत्था जो है वो करवाएगी। तो जस्ट मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, जैसे 4 साल बाद समर ओलंपिक्स होती है जो कि पेरिस में हो रही है, उसी प्रकार से 4 साल बाद विंटर ओलंपिक्स भी होती है। तो 2034 तक की जो मेजबानी है वो यहां पर एकदम क्लियर है, विंटर ओलंपिक्स की आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यू नेवर नो कि आपको अगर पूछ ले विंटर ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन, यू शुड हैव अ आइडिया कि कहां कहां पर विंटर ओलंपिक्स जो है वो करवाई जा रही है। बीजिंग वाली तो ऑफ कोर्स हो चुकी है, लेकिन 2026 की, 2030 की और 2034 की आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। सिमिलरली जो कि आप जानते ही हैं कि कल ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है पेरिस ओलंपिक की, 11 अगस्त तक चलेगा। भारत इसमें उम्मीद करता है बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। 4 साल बाद लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए में होगा समर ओलंपिक्स अगला 2028 में। उसके बाद 4 साल बाद ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक्स, क्वींसलैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब सबका सवाल यह है कि 2036 की मेजबानी किसको मिलेगी। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इंडिया एक बहुत टफ कंटेंडर है, यहाँ पे तगड़ा कंटेंडर है, लेकिन ये देखना होगा कि कब मेजबानी मिलती है, किसको मिलती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो 2026 के जो ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स, उसकी मेजबानी पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो आई होप नाउ यू नो कि विंटर ओलंपिक्स अलग है, समर ओलंपिक्स अलग है, तो उस दोनों के बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑफ कोर्स समर ओलंपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि अभी पेरिस में कल स्टार्ट हुआ है। क्लियर। इसके मैस्कट्स वगैरह मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अभी ओलंपिक्स की न्यूज़ चलती रहेंगी, जैसे नेक्स्ट वीकेंड पे मैं ओलंपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करूंगा, तो विल अगेन टॉक अबाउट द फ्रिगियन कैप्स जो हैं, जो कि इसके मैस्कट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और तब तक होपफुली इंडिया मेडल वगैरह जीत लेगा, तो वो मेडलिस्ट की भी हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर हम उसको कवर करेंगे। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे हम सब जानते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल को। दरबार हॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं जो सेरेमनीज होती हैं वो करवाई जाती हैं, तो फाइनली दरबार हॉल का नाम जो है वो बदल कर रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। वैसे तो हॉल को मंडप ही कहते हैं, तो गणतंत्र मंडप जो है वो इसका अब नाम है। तो ये आप याद रखिए, गणतंत्र मंडप कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जो मेन हॉल है, जिसको आज तक दरबार हॉल कहा जाता था, बिकॉज इसमें ब्रिटिश लेगेसी दिखती थी। लेकिन अब क्योंकि हम आजाद है, हम एक रिपब्लिक है, तो इसीलिए रिपब्लिक से ही ये वर्ड आता है गणतंत्र, तो हम सब जानते हैं इसको गणतंत्र मंडप इसलिए कहा गया। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो राष्ट्रपति भवन का जो खास जो भारत के ऊपर ही बेस्ड नाम है हॉल का, वो रखा गया है। उसी प्रकार से एक यहाँ पे बहुत बेहतरीन अशोका हॉल है। अशोका हॉल को पहले बॉल रूम कहते थे, उसका नाम अशोका हॉल हुआ, अब उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे अशोक मंडप। तो अशोक मंडप इसका नाम रखा गया है। कोई भी बड़े बड़े डिग्निटरीज जब आते हैं तो उनको यहाँ पे होस्ट किया जाता है। बेसिकली जो प्रेसिडेंट के बैंक्वेट होते हैं उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वैसे तो। प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स जो होते हैं बेसिकली हेड ऑफ मिशंस के द्वारा, जो भी कोई एम्बेसडर्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को मिलते हैं। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। वी टॉकिंग अबाउट अशोक मंडप। तो ये अशोक मंडप है। तो सवाल ऐसे आएगा कि अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप बहुत न्यूज में थे, ये कहाँ पर हैं?
राष्ट्रपति भवन में है, पीएमओ में है, कहाँ पे है? सो दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? मूविंग अहेड, नेक्स्ट पे मैं बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, विल टॉक अबाउट दैट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब यहाँ पे कई जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे हो रही है? उलान बतार, ऑफकोर्स मंगोलिया इसको होस्ट करता है। अगस्त तक चलेगी ये, आज 27 तारीख है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ये आप ध्यान में रखिएगा। यूएन पीस कीपिंग का काफी यहाँ पर काम होता है। नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन है कि इसके बारे में आपको अगर थोड़ा सा पता हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट। मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। जब हम खान क्वेस्ट की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज बेसिकली एस्टैब्लिश हुई थी 2003 में। बैक इन 2003 वी सॉ दिस एक्सरसाइज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। लेकिन इनिशियली एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी, मतलब उस समय यूएसए और मंगोलिया की ही ये एक्सरसाइज होती थी। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये 2006 में जाके क्या बन गई? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। पहले क्या थी? बायलैटरल थी, उसके बाद क्या बन गई? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन गई। तो आप ये याद रखिएगा, पहले बायलैटरल थी, मल्टीलैटरल बनी, उसके बाद एक्सपैंड होती गई और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर। सो यू शुड नो कि इनिशियली वी हैड दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मंगोलियन आर्म फोर्सेस, उनकी एक्सरसाइज थी। और 2006 के बाद तो ये और इवॉल्व होती गई और अभी 2024 का है वो 21st एडिशन है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑफ कोर्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। समझ आया? नोमैडिक एलिफेंट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, उसमें इंडिया मंगोलिया कर रहे हैं, लेकिन ये खान क्वेस्ट क्या मल्टीलेटरल है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने डिफेंस की बात की है, वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। जब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की मैं बात करता हूँ, जो कि ऑफकोर्स गोवा में स्थित है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? लॉन्चिंग ऑफ अ फ्रिगेट, जो कि नाम क्या है इसका? त्रिपुट नाम है। सबसे पहला सवाल आता है एग्जाम में, जो दो तरह के सवाल आते हैं वैसे। पहला सवाल आता है जी, त्रिपुट जो है बहुत न्यूज में था, त्रिपुट क्या है? एक फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, कॉर्वेट है, सबमरीन है, क्या है? तो शुड नो, पहली बात तो फ्रिगेट है। दूसरी बात है, ये तलवार क्लास का फ्रिगेट है। हर शिप की क्लास होती है, लीड शिप के ऊपर बेस्ड होता है। तलवार क्लास जिसमें आईएनएस तलवार है, आईएनएस त्रिशूल है, आईएनएस तबार है, आईएनएस तेग है, आईएनएस तरकश है, आईएनएस त्रिकंड है, ये सब शिप्स हमारे सर्विंग है। लेकिन सवाल आता है, सर त्रिपुट इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये पहला इंडिजिनियसली बिल्ड है, यानी कि पहला स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी का ये फ्रिगेट है। कहने का मतलब ये कि जितने भी शिप्स हैं देयर ऑल मेड इन रशिया। इससे पहले के जितने भी शिप्स हैं आप ध्यान में रखें, इस कैटेगरी के, इस क्लास के, दे वर ऑल मेड इन रशिया। तो ये त्रिपुट को बहुत खास बनाता है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इस क्लास का एक और शिप बनाएगा बाद में। तो अभी ये लॉन्च हुआ है, अभी ये कमीशन नहीं हुआ है, ट्रायल्स होंगे, 2026 तक कमीशन होगा। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि त्रिपुट जो है भारत का पहला मेड इन इंडिया तलवार क्लास का फ्रिगेट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे क्या है? मेड इन रशिया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया सारा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस त्रिपुट, तो यू शुड एटलीस्ट मतलब हैव दिस बेसिक आइडिया। मैंने पहले भी आपको डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट के बारे में तो बताया हुआ है, तो उसमें आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट। तो हम जब भी मतलब ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने उसको देखना है, किस तरह से हमने समझना है। बिकॉज अल्टीमेटली ये एग्जाम में चीजें आई हुई हैं। वो पूछ लेगा किससे बनाया है? जीआरएससी ने बनाया, मैज़गान डॉक ने बनाया, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया, किससे बनाया? तो यू एटलीस्ट शुड हैव दिस आइडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको याद तो नहीं रखना है, बट ये आप देख सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट 11356, ये जो है बेसिकली नाम होता है प्रोजेक्ट का, बट स्टिल अगर आपको ये नहीं भी याद होता तो दैट इज फाइन। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि कौन बना रहा है इसको, ये आपको पता होना चाहिए। एंड क्या है ये एक फ्रिगेट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला मेड इन इंडिया, बाकी तो सब रशियन मेड है।
तो ये भी बताता है आपको कि भारत और रशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कितनी नेक्स्ट लेवल है, कितनी बढ़िया है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो कि मतलब हम लोग जब देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर बैठी हुई है वो कंट्री, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले न्यूज में बताता हूं कि क्या है। न्यूज आइटम कुछ इस प्रकार से है। ओवीएल यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है जी, इट इज एक्वायर्ड इक्विनोर स्टेक इन अजरबैजान की जो अजेरी चिराग गुनाशी ऑयल फील्ड है। मैं बताना चाहूंगा ये इस ऑयल फील्ड की बात हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो ये कैस्पियन सी के अंदर ऑयल फील्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि अजेरी चिराग गुनाशी ऑयल फील्ड न्यूज में थे, कहां पर है? ब्लैक सी में है, कैस्पियन सी में है, नॉर्थ सी में है, सरगासो सी में, मतलब कुछ भी ऑप्शन डाल देगा। तो यू शुड नो सबसे पहले तो कि ये ऑयल फील्ड्स कहां पे हैं। ये सारे के सारे ऑयल फील्ड्स अजरबैजान के हैं, ये कैस्पियन सी में। पहला सवाल क्लियर। दूसरी बात, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने क्योंकि ये स्टेक ली है और उसके साथ साथ जो बीटीसी पाइपलाइन है यानी कि बाकू तिब्लिसी और सेहान पाइपलाइन जो है उसमें भी इन्होंने स्टेक लिया ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं बताना चाहूंगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये जो पाइपलाइन है ये बाकू यानी कि अजरबैजान से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये यहां से चल के जाती तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया में है, उसके बाद ये जाते जाते कहां जाते सेहान जो कि कहां है टर्की में। तो आप ये ध्यान में दें कि ये पाइपलाइन बेसिकली किसको कनेक्ट कर रही है? आर्मीनिया को ये लोग करते हैं यहाँ पे बाईपास, जॉर्जिया अजरबैजान, ये तो है ही अजरबैजान जॉर्जिया टर्की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आर्मीनिया क्या हो रहा है, पूरा बाईपास हो रहा है। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा आपको, हैव अ लुक एट दिस मैप। सो यू कैन सी अजरबैजान है ये देखो। अब आर्मीनिया यहाँ पे ग्रे वाला जो है ये बाईपास हो गया, ये पाइपलाइन ऊपर से घुमा के ऐसे ले गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेहान, then you got Tbilisi and then you got Baku. So this is the pipeline I'm talking about. This is known as the Baku Tbilisi Sehan pipeline. Very interesting. तो सवाल यहाँ पे बहुत तरह से बन सकता है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज दे कैन आस्क यू अबाउट द बीटीसी पाइपलाइन जो कि न्यूज में थी। क्यों न्यूज में है? क्योंकि भारत की एक पीएसयू है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने एक्वायर किए स्टेक, ठीक है, अजरबैजान का जो अजेरी चिराग ऑयल फील्ड है और बीटीसी पाइपलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन जो कि नॉर्मली आप नहीं सुनते हो न्यूज में, इसलिए यू शुड नो अबाउट दिस बीटीसी पाइपलाइन एंड दीज ऑयल फील्ड जो कि कैस्पियन सी में बेस्ड है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो, मैप लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होता है कि आपको एटलीस्ट मतलब चीजें क्लैरिटी से पता चल जाए, क्योंकि विदाउट मैप आई ऑलवेज फील कि मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिल सकती, ऊपर ऊपर से चीजें हमें समझ आती हैं। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर मैप। चलिए, रिसेंटली इंडियन फुटबॉल टीम बहुत न्यूज में रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एशिया के लेवल पे और रैंकिंग भी हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे उसी से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्पेनिश एक अच्छे प्लेयर रहे अपने टाइम के, नाम है मनोल मार्क्वेज। इनको हेड कोच बना दिया गया है इंडिया के मेंस फुटबॉल टीम का। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कौन सी कंट्री से हैं ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थंबनेल पे भी इनकी फोटोज अभी लगाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ही इज फॉर नाउ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मनोलो मार्क्वेज इनका नाम है। सो मनोलो मार्क्वेज इज गोइंग टू बी द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। ये आप याद रखिएगा, नाम भी इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी कंट्री से आते वो भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पेन हैज गॉट अ एक्सीलेंट कल्चर ऑफ फुटबॉल। वी ऑल नो दैट। कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में, चाहे वो यूरो कप हो, कहीं पे भी आप देखोगे उनके प्लेयर्स वगैरह दे आर डूइंग एक्सीलेंट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब काफी सारे कारण रहे जिसकी वजह से हमने क्या देखा, यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत ज्यादा न्यूज पे रही। हमने देखा ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और उस समय वी कुड सी किम्बरली चिटल, शी वाज द चीफ, या आप कह सकते हो डायरेक्टर ऑफ सीक्रेट सर्विस। तो 23 जुलाई तक इन्होंने ये पोजीशन होल्ड की। ऑफ कोर्स 2022 में ये बनी थी, इस पोजीशन पे आई थी। तो बिकॉज ऑफ जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप पे, उसकी वजह से शी हैज टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन। और अभी के लिए वी हैव सीन रोनाल्ड एल रो इज द एक्टिंग चीफ ऑफ यूएस स्टेट सर्विस। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनली न्यूज यहाँ पे रोनाल्ड से ज्यादा है किम्बरले चिटल, बिकॉज शी वाज द चीफ
मतलब शी वाज द चीफ ऑफ दिस यूएस सीक्रेट सर्विस या डायरेक्टर थी ये, जब अटैक हुआ ट्रंप पे, जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स के रूप में देखा गया कि आपने क्योंकि हाई बिल्डिंग्स को सिक्योर नहीं किया तो उसको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जाएगा. सो दैट्स अ सिंपल पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं. इज दैट क्लियर? सो किम्बरली चीटल जो है उनके बाद अभी रोनाल्ड एल रो जो है वो सीक्रेट सर्विस को लीड कर रहे हैं. मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी ब्रेव ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, कैप्टन सुप्रीता सीटी की मैं बात करने वाला हूं. ये सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट होंगे और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है ना. क्यों बटोर रही है? ऑफ कोर्स टफ कंडीशंस तो है ही हैं, लेकिन शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस. ये आप याद रखिएगा, आर्मी एयर डिफेंस की कोर से पहली ऑफिसर हैं जो कि सियाचिन पे पोस्ट हुई है, जो कि डिप्लॉय हुई है सियाचिन पे. अब मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है, प्लीज आप इसको नोट करिएगा कि कैप्टन शिवा चौहान वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन द सियाचिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सियाचिन में डिप्लॉय की जाने वाली पहली अगर मैं महिला ऑफिसर की बात करता हूं वो थी कैप्टन शिवा चौहान. पिछले साल की बात है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर कोई बोलता है कि आर्मी एयर डिफेंस की पहली ऑफिसर जो महिला है वो कौन है, तो ऑफ कोर्स कैप्टन सुप्रीता. लेकिन अगर कोई बोलता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला ऑफिसर जो कि डिप्लॉय की गई सियाचिन पे, तो दैट वाज कैप्टन शिवा चौहान. अगर कोई मेडिकल कोर की बोलता है तो आपका आंसर ऑल हो जाएगा, गीतिका कॉल हो जाएगा. सो मेरे कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आपने आंसर करना है. सो मैंने इसलिए यहाँ शिवा चौहान मेंशन किया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. ये तो बच्चे कमेंट में पूछने लगते हैं, अरे सर शिवा चौहान कौन है फिर. गेटिंग इट? सो मतलब वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. बहुत ज्यादा हमें क्लियर होने की जरूरत है. इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर टू गिव यू अ प्रॉपर होलिस्टिक क्लैरिटी ऑन थिंग्स. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. चुरायदेव मैदान की मैं बात करने वाला हूं. सबसे पहले आप ध्यान में रखें, बहुत सुंदर ये अहोम टाइम के बरियल्स है. कहाँ पे हैं ये? असम में है. बहुत सुंदर स्टेट है भारत की. ये ऊपर से ऐसे दिखते हैं, देन यू सी फ्रॉम द फ्रंट ये कुछ ऐसे दिखेंगे. तो चुरायदेव मैदान जो है, दे हैव बीन नॉमिनेटेड एज नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चरल कैटेगरी में. ऑफ कोर्स तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही ये बोला था कि भाई इनको भी लाना चाहिए यूनेस्को के ऊपर वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे. ऑफ कोर्स ये यूनेस्को डिसाइड करेगा. तो आप ध्यान में रखिए, अगर ये बनती हैं तो दे आर गोइंग टू बी द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब अगेन मतलब इफ इट हैपेंस, दैट्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं तभी लिखा इफ एक्सेप्टेड. तो नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा और मानस तो है ही है इस कैटेगरी, लेकिन कल्चरल कैटेगरी में कोई भी साइट नहीं है. तो वो चाह रहे हैं कि चरायदेव मैदान जो है उनको कल्चरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाए एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो सवाल दो तरह से आ सकता है. चरायदेव मैदान कहाँ पे है? तो दे आर इन असम. ये क्या है? ये अहोम टाइम के बरियल्स हैं उनके. बहुत सुंदर ये बनाए हुए हैं बरियल्स. तो अहोम टाइम के हैं. सो दैट इज ऑफ कोर्स वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का ये मादा रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद से अनाउंस किया इनके नॉमिनेशन. तो देखते हैं कि यूनेस्को किस प्रकार से अपना डिसीजन लेता है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. वी हैव टू सी दैट कि क्या यूनेस्को का डिसीजन रहता है इसके ऊपर, ये हमें देखना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज. चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग अहेड, बजट आया, यूनियन बजट आया, सबने देखा. तो देखो रुपी जो है जो सरकार के पास आ रहा है, क्योंकि यूनियन बजट है, मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात करने वाला हूं. सो आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बोरविंग और बाकी जो अदर लायबिलिटीज की हम लोग बात करते हैं वहां से कितना आ रहा है. 27% आ रहा है बेटे. एंड देन इट इज फॉलोड बाय इनकम टैक्स, दैट इज 19%. एंड देन इट इज फॉलोड बाय जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, दैट इज 18%. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि टॉप हमारे जो सोर्सेज है, इनफैक्ट 17% आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से. तो आप देख रहे हो टैक्स की इनकम कितनी ज्यादा है सरकार की. दैट्स अ गुड थिंग. तो सबसे ज्यादा आ रहा है बोरविंग और अदर लायबिलिटीज से, फिर आ रहा है इनकम टैक्स, देन वी हैव गॉट जीएसटी एंड अदर टैक्स, एंड देन वी गॉट कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज देती हैं, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. तो ये आपको टॉप जो सोर्सेज है वो पता होने चाहिए. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आ सकता है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बाकी भी आपको देखने होंगे. वे रुपीज गोज टू, खर्चा जो है हमारा, मतलब जो सरकार का है वो कहाँ होता है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. 21% जो खर्चा है उनका होता है, स्टेट का जो शेयर होता है टैक्स और ड्यूटी में, उसमें निकल जाता है. मतलब सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो 21 रुपए अपने स्टेट्स को दे देती है.
उसके बाद जो 19% है वो इंटरेस्ट पेमेंट, अब जो लोन उठाए हुए हैं उसके इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है, वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 16%, दैट इज सेंट्रल शेयर, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं वहां पे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स मानी जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं टॉप 3 आउटलेज ये हैं हमारे। उसके बाद तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में भी जाता है, बाकी भी स्कीम्स वगैरह हैं तो सरकार जो भी कर रही है। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। और अगर मैं एलोकेशन की बात करता हूं तो हमने क्या देखा है, ऑफकोर्स हमेशा की तरह डिफेंस हैज गॉट द हाईएस्ट एलोकेशन। then you have got rural development, agriculture allied activities, home affairs, education, IT। ये सारा गवर्नमेंट ने जैसा एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी उस हिसाब से मैंने आपको ये दिखाया। सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए डिफेंस की जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। पेंशन के भी बजट निकालना पड़ता है, जो पेंशन है हमारे वेटरन्स की, तो उस हिसाब से ये पूरा रखा जाता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा बजट में, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं ये आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग अहेड, हमने देखा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। ऑस्कर पियास्त्री हैं, ऑस्ट्रेलियन है एक ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने ग्रां प्री जीत लिया। जी हाँ, हंगेरियन ग्रां प्री अभी जो हुई, जो हंगरी का फॉर्मूला 1 हुआ, वहां पे ऑस्कर पियास्त्री जो है वो जीत चुके हैं, मैक्लेरन के ड्राइवर है। अब देखो, आप कभी भी इनका नाम नहीं देखोगे, मतलब आप हमेशा क्या देखते हो, ज्यादातर तो मैक्स वेट्समैन जीतते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई जीता है तो उसमें इनका नाम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये इस सीजन की सारी रेस है, 2 मार्च को ये सीजन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद आप जितनी भी रेस देखते हैं वहां पे इनका नाम आप कभी नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ मैक्स वेट्समैन की जो जहां पे मैंने क्रॉस लगाए हैं वो जीते हैं, उनके अलावा लुई हैमिल्टन भी जीते हैं, जॉर्ज रसल जीते हैं, चार्ल्स लेरिक भी जीते हैं, लैंडो नॉरिस इन्हीं की कंपनी के हैं, चार्ल्स सेंस, लेकिन पहली बार ही जीत चुके हैं। सो मैं हंगेरियन ग्रां प्री की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि इन्होंने अपने नाम किया। अभी 21 तारीख को ये हुई थी। अब अगली जो है 28 तारीख को है बेल्जियम ग्रां प्री, तो मतलब ये कल ही है, तो लेट्स सी कि इसमें कौन जीतता है, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली दिसंबर में जाके सीजन खत्म होगा। ये पूरा एक सीजन होता है ग्रां प्री का, जो F1 रेसिंग होती है उसका, ये आप ध्यान में रखेगा। सो एनीवेज, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इसकी ये किस फील्ड से एसोसिएट करते हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो यू शुड हैव दिस आइडिया कि दिस पर्सन यानी कि ऑस्कर पियास्त्री इज एसोसिएटेड विद द F1 रेसिंग, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है उसके साथ ये एसोसिएट करते हैं। रिसेंटली मतलब हमने देखा कि इंडियन भी एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे और उनके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। मिस्टर मैनी हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, मतलब जितने भी ड्राइवर्स हैं हमारे वो बहुत बेहतर करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनको उस हिसाब से अगर मतलब लोग भी सपोर्ट करेंगे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो कुश मैनी सिक्योर्ड हिज फर्स्ट फॉर्मूला 2 विक्ट्री रिसेंटली। हमने देखा जैसे F1 होती है वैसे F2 भी होती है, F3 होती है, F4 होती है। तो कुश मैनी इंडिया से हैं, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम श्योर ही विल बी ग्रोइंग टुवर्ड्स F1 एज वेल। तो कुश मैनी भारत के F2 ड्राइवर हैं अभी, ही हैज डन ग्रेट। सो एनीवेज, या आपको अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप यहाँ पे यू हैव गॉट अ डिसेंट क्लैरिटी ऑन थिंग्स। डू शेयर द सेशन अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड यहाँ पे आपको PDF मिलेगा, इसको स्कैन कर लो या फिर इसको सर्च कर लो, एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट होता है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एज वेल, 7303525142। आप इसके ऊपर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यू कैन सर्टनली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एज वेल। कोई ऐसे इवैल्यूएट कराना चाहते हैं देन आल्सो यू कैन सेंड ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। सो आई रियली होप कि दिस सेशन अगेन हैज गिवन यू सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी ऑन थिंग्स। बाइलिंगुअल सेशन को रखा जाता है, द्विभाषी रखा जाता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आए। डू सपोर्ट द सेशन, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया। PDF आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। PDF आपको यहाँ पे मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आकाशदीप जी के बूस्टर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप स्ट्रेट अवे उस चैनल के ऊपर लैंड कर जाएंगे। सो ये एक बहुत छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है कि आपको अपडेटेड रखा जाए, आपको जो करंट अफेयर हैं उनका एक प्रॉपर आइडिया मिलता रहे, विच आई फील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। जितना ज्यादा आप अपडेटेड रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। हर हफ्ते कुछ टॉप न्यूज होती है हमेशा स्पोर्ट्स से। अब जैसे इस बार ओलंपिक्स की मैंने काफी बात की, ओलंपिक ऑर्डर की बात की। अब आप ये देखो ओलंपिक ऑर्डर से क्या चीज निकल कर आई कि ओलंपिक ऑर्डर क्यों मिलता है।
कि ओके ओलंपिक की जो मूवमेंट है या ओलंपिक के वैल्यूज को अपहोल्ड किया गया। फिर बात निकली ओलंपिक वैल्यूज क्या हैं, तो हमने बात की रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, ऑफ कोर्स एक्सीलेंस है। तो मतलब एक से एक चीज जुड़कर निकलती रहती है। सो आई थिंक दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है इन करंट अफेयर्स को बढ़िया तरीके से समझना। सो अभी के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।